लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शुरू कर लेते हैं। आज पढ़ते हैं। लगभग 7 दिन का काम है। 7 दिन में अपन इस चैप्टर को हटा देंगे। 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे चैप्टर। देखो, आज रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। कल रिफ्लेक्शन के डायग्राम देख लेंगे कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तीसरे दिन में। चौथे दिन में रिफ्रैक्शन के डायग्राम देख लेंगे। फिफ्थ डे में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे। और एक 6th दिन में भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। 7th डे में अपन थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर एक टेस्ट रख लेंगे। दोपहर में रखेंगे टेस्ट 3 बजे से। तो पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के। देखना दिख रहा है कि नहीं पेज में। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लेन मिरर घर में लगा होता है। बहुत सी जगह जैसे अपन कभी होटल गए, कहीं गए, वहाँ टॉयलेट्स में लगा होता है। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल मतलब जिसे हम देख सकते हैं वर्चुअली, है ना। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट इमेज होती है, एकदम स्ट्रेट, आड़ी टेढ़ी नहीं। सीधे दिखते हैं ना अपन मिरर में, उल्टे थोड़ी दिखते हैं। मतलब अगर ये इरेक्ट ना हो इमेज तो अपने सर की जगह पे मिरर में पैर दिखेंगे और पैर की जगह पे सर दिखेगा। तो ये हमेशा स्ट्रेट इमेज बनाता है। इरेक्ट होता है इसलिए स्ट्रेट इमेज बनाता है। सेम साइज होती है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी ही बनेगी इमेज भी। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी बनेगी इमेज भी। ठीक है, मतलब जितने बड़े अपन हैं, अगर अपन 5 फुट के हैं तो मिरर में भी, प्लेन मिरर में भी अपन 5 फुट के ही दिखेंगे। इक्विडिस्टेंट मतलब इमेज आई मान लो इमेज को, इमेज से लेके ऑब्जेक्ट ओ तक की दूरी इक्वल होती है। ऑब्जेक्ट ओ तक की दूरी इक्वल होती है। लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन होता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने कल ही बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो कैसे, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन बनती है ना, ये देखो, ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल, ये जो लाइन है जो स्फेरिकल मिरर से सेंटर से पास होती है, ये देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर से पास होती है, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये लाइन है, ये बन गया अपना मिरर। ठीक है, देखो ऐसा बनाया हूँ। ये हो गया पोल, ये यहाँ से लेके ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये सब बता दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या है। यहाँ पे एक 2F फोकल लेंथ और ये एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब लाइन पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है लाइन, तो ये फोकस से कटेगी, फोकस से कटेगी। देखो दिख रहा है, फोकस से गई लाइन, पैरेलल थी लाइन, फोकस से गई, पैरेलल होगी। तो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ होकर, रुको जरा एक बार मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। लॉक्स प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस से समझा देता हूँ। लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये हो गई अपनी फोकल लेंथ 2F। देखना दिख रहा है कि नहीं बताना मुझे। हाँ, 2F अब दिख रहा होगा। और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो अब मैं बता रहा हूँ, फोकस पे था ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट, फोकस से कटेगा। ठीक, फोकस से कटा, यहीं से ये इस पॉइंट से एक और बार यहाँ से ऐसा जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ आके जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ है, ये इक्वल होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, आई आर के इक्वल होगा हमेशा। अब कर्व मिरर्स पर देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक और लॉ था, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे
नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पैरेलल। मतलब ये जो सब चीज़ें हैं एक ही पैरेलल में लाए होगी। मतलब ये अपनी लाइन बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जो पैरेलल लाइन आएगी फोकस से जाएगी और इसके बीच में ही सारी चीज़ें लाए करेंगी। तो ये जो पोल से लेके फोकल लेंथ तक की दूरी है, मतलब P से लेके F तक की जो डिस्टेंस है वो हाफ होगी P से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C तक की डिस्टेंस की। मतलब PF इज़ हाफ ऑफ PC। PF इज़, ठीक है, PF इज देखो दिख रहा है कि नहीं, PF इज़ हाफ ऑफ PC। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है R इज इक्वल टू 2F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2F, मतलब 2 इंटू फोकल लेंथ या फिर 2 इंटू फोकस लेंथ। देखो COC क्लास ऑफ क्लेंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकस लेंथ या फिर 2 इंटू फोकल लेंथ। फोकस लेंथ क्या है? पोल से लेके फोकस तक की दूरी, और फोकल लेंथ क्या है? पोल से लेके फोकल तक की दूरी। ठीक है, देखो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं वैसे। अब थोड़ा बहुत ये रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखो अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कर्व मिरर्स के 2 पार्ट थे, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा? जिसमें केव बनती है, देखो केव बनती है बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि स्फेयर का सेंटर, अब भी बताया था। ये देखो ये जो स्फेयर का सेंटर है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेके स्फेयर के सेंटर तक की दूरी तो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल मतलब स्फेरिकल मिरर, जो स्फेयर का पार्ट मिरर है जिस पे हमें डायग्राम बनाना है, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस जो एक प्लेन है, हमने लॉ पढ़े थे, सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, उस प्लेन पे हर चीज़ लाई करती है। तो जिस प्लेन पे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें लाई करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और वो स्फेरिकल मिरर से भी मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइन इन्फिनिटी से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो एक लाइन पे किसी भी पॉइंट से जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट में रिफ्लेक्ट होगी, और उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ अब भी समझाया था। ठीक है, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ मतलब कि पोल से लेके फोकल पॉइंट तक की दूरी 2F है ना। ठीक है, अब देखो एक और ये चीज़ देख लो, यहाँ पे लिख के रखा था साइड में। स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम कहते हैं अपर्चर। स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम कहते हैं अपर्चर। देखो स्फेरिकल मिरर की रेडियस, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस है, इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल है, स्फेयर है, इतना एरिया मिरर है मान लो, ये पोल हो गया। ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताया था। ठीक है, बताया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं ना, इसको हम कहेंगे अपर्चर। अपर्चर कहेंगे। ठीक, देखो दिख रहा है कि नहीं, अपर्चर कहेंगे। देखो ये यहाँ से लिख के यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है सर्कल की। इस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका जो डायमीटर होता है स्फीयर का उसे हम कहते हैं अपर्चर। अब समझ आई होगी बात। ठीक है, अगला, अब रिवाइज हो गया ये पेज का। अब देखो कुछ रूल्स हैं, हम डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम। ठीक है, कि लाइट कैसे कैसे पास होती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है जब। ठीक है, वो तो हम कल बनाएंगे खैर, लेकिन इसके रूल आज पढ़ लेते हैं क्योंकि बेसिक है, समझना पड़ेगा। If a ray comes from infinity and parallel to the principal axis, so it is pass always from focus। ये अब भी समझाया था कि अगर कोई लाइन इन्फिनिटी से आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब मिरर पे रिफ्लेक्ट होके फोकस से ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा कर दो तो रूल नंबर 2 बन जाता है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है? अगर कोई लाइन फोकस से पास हो रही है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल होगी और इन्फिनिटी पे जाएगी। तीसरा रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देखो यहाँ बना देता हूँ, ये देखो एंगल ऑफ, देखो यहाँ से एक रे आई, इमेज से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब कि आई इक्वल्स टू आर, आई आर के इक्वल हमेशा होगा। कितने बार बता चुका हूँ, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इफ़ अ रे पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर सो इट इज़ ट्रेवल ऑन द सेम वे, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर यहाँ से कोई रे पास हो रही है तो वो सेम वे पर निकल जाएगी या तो सेम वे पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मिरर है तो सेम वे पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर याला मिरर है, अगर इस साइड का कॉन्वेक्स है तो इस साइड वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर कॉनकेव है तो सीधी सीधी निकल जाएगी। समझ आ रहा होगा, देखो बता दे रहा हूँ। रे कॉनकेव मिरर बनाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो, यहाँ से अगर कोई रे निकल रही है तो सीधी निकलेगी, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से अगर कोई निकल रही है तो वो मिरर से टकरा के वापस उधर ही हो जाएगी, या फिर नहीं सॉरी देखो यहाँ पे ऐसी 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 बनेगी और ये यहीं के यहीं वापस हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल कर देना, ठीक है। देखो एक और बता दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से रे निकली, इधर साइड इमेजिनरी लेंथ बनेगी और ये यहीं के यहीं वापस हो जाएगी, ऐसा और ऐसा वापस आना जाना, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है। इसके 4 रूल हो गए। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर तो अपन बुक से पढ़ लेते हैं, बुक में लिखा है बहुत अच्छा है, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है? कॉमनली यूज इन टॉर्चेस, टॉर्च की जो लाइट होती है उसमें जो ग्लास लगा रहता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, वो कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट्स व्हीकल की हेडलाइट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेविंग मिरर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है ताकि हमारे चेहरे का एक लार्जर वर्जन देखने को मिले। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, दांतों को बड़े तरीके से देखने के लिए, है ना। हाँ, तो अब ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये तो हम कल पढ़ेंगे, ये मतलब डायग्राम बनाना है कि इमेज कैसे फॉर्म होगी। ये देखो ये डायग्राम से बने हैं कुछ, है ना, बने, ठीक है ना, ठीक है। अब अपन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है? रेयर व्यू मिरर, व्हीकल्स में लगे होते हैं साइड में, ताकि पीछे का देख सके कि पीछे से ट्रैफिक है क्या, गाड़ी आ रही तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं हमेशा एक इरेक्ट इमेज देते हैं और डिमनेस्ड इमेज देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये देखो, ये देख लेना, इस पॉइंट को देखो बुक में, ये पेज नंबर 168 पे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसको नोट कर लेना, ये पेपर में आता है, फाइनल में तो नहीं आएगा, लेकिन PT3 मतलब फाइनल में तो नहीं आता है, ये स्कूल के एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, बोर्ड्स में कम चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी लिख के रख लेना, है ना, यूजेस मिरर्स के, ठीक है। अब अपन इसमें देख लेते हैं कि इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या होती है भाई? देखो, इमेज डिस्टेंस होती है पोल से लेके इमेज तक की दूरी। देखो अपन जब एक डायग्राम मतलब अपन जब डायग्राम बनाएंगे ना कल, तो इमेज जहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, देखो जैसे कि ये है प्रिंसिपल एक्सेस, ये मिरर, ये पोल, अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है, फॉर्म यहाँ हो रही है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर यहाँ से ऐसे कटेगी, तो यहाँ इतनी दूरी, इसको हम कहेंगे, देखो यार फिर से समझाना पड़ेगा, देखो ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये मिरर, पोल, देखो डायग्राम पे हुआ नहीं था ना इसलिए। अब ये मान लो यहाँ इमेज बन रही है, तो ये जो इसका डायग्राम है ऐसा बनेगा, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, एक मैं अभी ऐसे बना दिया हूँ, यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। अगर नहीं समझ आएगा ना तो बता देना मुझे, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। अब एक दूसरी चीज़ होती है क्या? मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला होता है, ये मिरर निकालने के काम आता है, ठीक है, 1/v + 1/u + 1/f, ठीक है। v मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, अब भी सीखे। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी। देखो ये है पोल से लेके इमेज तक की दूरी। देखो धीरे धीरे कल सब समझ में जाएगा, जब डायग्राम बनाएंगे प्रैक्टिकल होगा, सब मस्त समझ में आएगा, ठीक है। अभी बेसिक्स हैं तो थोड़ा सोचो कि क्या बता रहे हो भैया आप। फोकल लेंथ पोल से लेके f तक, 2f तक की दूरी, ठीक है, 2f तक की। अब मैग्नीफिकेशन, अभी अपन ने मैग्नीफिकेशन पढ़े थे, मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज, जिसको डरना नहीं है, इसका मतलब वही है इमेज डिस्टेंस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट भी गिवन देती है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं h'/h या फिर m = -v/u, ठीक है, -v/u। देखो v मतलब इमेज डिस्टेंस और u अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वही है, डरना नहीं, ठीक है। तो फिर h'/h लिखो, हाइट ऑफ इमेज या अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u लिखो, m के ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अब कल अपन रिफ्लेक्शन शुरू कर देंगे, फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो कल इसके इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे पहले, है ना, ताकि तुमको सब समझ में आए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए अपने। दोनों लॉज के नोट्स बना लेना, याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब अपन पढ़ लेते हैं कर्व मिरर्स। तो कर्व मिरर्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। देखो जैसे याद नहीं रहता ना, कन्फ्यूज होते हो,
ये मान लो 2 मिरर अपन ने बना दिए यहाँ पे साइड में ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो केव से याद रखना, जिस मिरर में गुफा बनेगी, ठीक है, गहरा होगा अंदर साइड, वो होगा कॉनकेव। और दूसरा तो फिर तुम पहचान ही जाओगे, कॉन्वेक्स, ठीक है। 2 टाइप के मिरर होंगे कर्व्ड मिरर्स में। कर्व्ड मिरर के 2 टाइप है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, देखो ये स्फेरिकल मिरर बाद में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर तो यही होता है, ये जो कर्व्ड मिरर है इसका बाकी का पूरा पार्ट मिला दो तो ये स्फेयर बन जाता है। इसके किसी भी पार्ट को आप स्फेरिकल मिरर बोलोगे, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैंने बोला था ये सब समझा दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैं अगले पेज में समझा देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो यार 2-3 पेजेस हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहा हूँ, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATQRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, देखो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका मिड पॉइंट कहलाता है पोल, ठीक है, POLE पोल, ये पोल हो गया। अब ये जब पूरा स्फेयर बनाता है गोल, देखो गलत डायग्राम बन रहा है उस पर मत जाना, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब एक दूसरी चीज़ आती है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी देख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि C से लेके P तक की डिस्टेंस, मतलब स्फेयर की रेडियस। तो ये होता है P से लेके C तक का डिस्टेंस। क्या होता है? P से लेके C तक का डिस्टेंस। पोल अपन ने समझ लिए कि स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट। एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अब भी बताया था कि इस मिरर को जो लाइन काटेगी जिसमें हम डायग्राम बनाएंगे, ये ऐसी एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है इसका पोल P। देखो ये बन गया। ये जो एक सेम प्लेन पे अपन ने पढ़े थे ना, जो रूल था कि सेम प्लेन पे लाए होते हैं, तो इस प्लेन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, CIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और मुझे बता देना कि क्या समझ में नहीं आता है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस अपन ने पढ़े थे कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराकर ये मिरर है वो फोकस से जाएगी, ठीक है। फोकस इस साइड होता है ज़्यादातर, F इसको मानते हैं हम, ये C, ठीक है, फोकस हो गया। देखो ये एक पैरेलल लाइन है, मिरर से टकराएगी, फोकस पे जाएगी। देखो यहाँ दिखा देता हूँ फोकस कहाँ पे बनता है। देखो कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये अपन ने इसका सेंटर माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन इसके थी पैरेलल। देखो ये बन गया, ये देखो कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया इसका मिड पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के जो पैरेलल जाएगी वो यहाँ पे प्लेन में किसी एक पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट होके कटेगी। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस और इसको डिनोट करेंगे F से। क्या है ये F? प्रिंसिपल फोकस, CIPAL, प्रिंसिपल फोकस। देखो यार थोड़ा बहुत समझ आए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो बता देना, फ़ोन कर देना, मैं बता दूंगा। अब ये पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इस साइड भी डिनोट करना पड़ेगा। देखो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो गया, तो इस पोल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको कहते हैं 2F। 2F मतलब कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो फोकल लेंथ या फिर पोल से लेके फोकस तक की दूरी है वो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ। U क्या है, F क्या है, ये सब समझ जाएगा इमेज फॉर्मेशन से, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या यूज़ है इनके, R=2F, IR, ये सब क्या है, ये सब अपन कल डायग्राम बनाएंगे ना, तो डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कल इमेज फॉर्मेशन भी देख लेंगे। तुमको कोई और टॉपिक पढ़ना होगा तो बता देना कल। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, फिर केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, है ना। फिर 1 हफ्ता लगेगा इस चैप्टर में लगभग, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अपन थोड़ा टाइम दे दे के पढ़ेंगे। और
आज के लिए बस इतना ही। रिफ्लेक्शन टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल इसके इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे और रिफ्लेक्शन शुरू कर देते हैं। कल एक काम करते हैं और परसों के दिन रिफ्लेक्शन ख़त्म कर देंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करते नहीं है ना। लेंस भी है इसमें, इमेज फॉर्मेशन मिरर से अकेले नहीं है, लेंस से भी है। रिफ्लेक्शन में ज़्यादातर लेंस आएंगे और रिफ्लेक्शन में ज़्यादातर मिरर आएंगे, तो देख लेना, समझ लेना, है ना। ठीक है, तो कुछ अगर नहीं समझ आए तो बता देना मुझे, मैं अच्छे से फिर और समझा दूँगा कल, है ना। या फिर अभी भी फ़ोन कर देना अगर ना समझ आए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।